तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एमजीएस क्लासेस में। एमजीएस क्लासेस बेलघाट में हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस है। और यहाँ पर हम लोग राजनीतिक शास्त्र यानी कि कक्षा 10वीं के जो एसएसटी है, सोशल स्टडीज है, यानी जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का एक सेक्शन है राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं, जिसको हम लोग सिविक्स बोलते हैं। उसी का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी नहीं होता तो इसके परिणाम क्या होंगे, तो इसके बारे में समझेंगे। इसके लिए जो है एनसीईआरटी बुक ने दो कहानियां बता रखी है, दो देशों की कहानियां बता रखी हैं, और इस कहानियों से हम लोग जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो आप भी इस कहानियों को सुनिए हमसे और आप भी एनालिसिस कीजिए कि ये क्या कहानी है और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब देखिए, इसके लिए जो बुक है उसमें दो देशों की कहानी बता रखा है। हालांकि 3 देशों की कहानी बना रखा है, लेकिन पहले हम लोग 2 देशों की कहानी सुनेंगे, तीसरा भी देखेंगे। तो पहला देश बेल्जियम है, दूसरा श्रीलंका है और एक देश लेबनान है। तो लेबनान की कहानी बाद में सुनेंगे, पहले इन 2 देशों की कहानी सुनते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये सत्ता की साझेदारी के लिए एनसीईआरटी बुक ने एक कहानी बता रखी बेल्जियम की। बेल्जियम की कहानी आपको बताई गई है, बताता है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है। जैसे एशिया है, ऐसे ही अगर हम पश्चिम साइड चलें अर्थ के, तो हम अपने यानी इंडिया से अगर पश्चिम चलें तो यूरोप महाद्वीप पड़ेगा। और यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम क्या है, ये इसकी जो आबादी है हरियाणा की आबादी से आधी है। इसकी आबादी क्या है, हरियाणा की आबादी से आधी है। और इसकी जनसंख्या भी आबादी आधी है। और इसकी जो क्षेत्रफल है वो भी हरियाणा के क्षेत्रफल से थोड़ा सा कम है। क्षेत्रफल तो हरियाणा से मतलब छोटा है ये। और दूसरी बात ये कि जिसकी आबादी है हरियाणा की आबादी की आधी है। अब फिर वही बात कि हरियाणा की आबादी कितनी है, हरियाणा की आबादी 2 करोड़ है, तो इसकी आबादी कितनी है, 1 करोड़ है। यानी कि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ है। और 1 करोड़ वाला देश जो हरियाणा से छोटा है वो कहां है, ये यूरोप महाद्वीप है। अब इसके बारे में सुनिए, इसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस से लगती हैं। थोड़ा देख लीजिए आप, इसकी सीमा फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। अब देखिए, इधर जो है इस बेल्जियम के बगल में क्या है, इधर इस बगल फ्रांस है, इधर डेनमार्क है और इधर फ्रांस और लग्जमबर्ग है। फ्रांस जर्मन इधर है, डच यानी जो डच भाषी वाले हैं, यानी कि डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क ऊपर की ओर है और जर्मनी इधर है, यानी जर्मन से सटा हुआ है। इसकी सीमा किससे, फ्रांस से। फ्रांस इधर की ओर है, फ्रांस से सीमा साझा करती है, और किससे, जर्मनी से, यानी कि जर्मनी इस भाषा में है और लग्जमबर्ग थोड़ा सा इधर है और ये डेनमार्क ऊपर है। यानी कि इसकी जो सीमा साझा करती, ध्यान रखना पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो बेल्जियम है वो किन किन राज्यों से, किन किन देशों से सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और डेनमार्क। ध्यान रखना, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और डेनमार्क। ध्यान रखना, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। नीदरलैंड को ही डेनमार्क बोलते हैं, हॉलैंड बोलते हैं, ठीक है। नीदरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड एक ही है। तो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अब देखो, अब ये जो यहां की थोड़ी सी बनावट है वो समझिए। ये जो जैसे हमारे वहां साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया है, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी बंगाल, पंजाब, ऐसे यहां पर 2 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है फ्लेमिश क्षेत्र और एक है वोलोनिया क्षेत्र। यानी कि जो बेल्जियम है वो 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया। जो फ्लेमिश है ये यहां पर 59% इलाका है। जो फ्लेमिश है ये कितना परसेंट इलाका है, 59% इलाका है।
और 59% इलाके में डच भाषा। जाहिर सी बात है ये डेनमार्क से सटा हुआ है, लड़ा नहीं, सटा हुआ, सॉरी, डेनमार्क से सटा हुआ है। तो यहाँ के लोग जो है ये डच भाषा बोलते हैं। यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। तो इधर के लोग डच भाषा बोलते हैं। और जो वोलोनिया क्षेत्र है यानी फ्लेमिश से या डेनमार्क से सटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग डच भाषा बोलते हैं। और जो वेलोनिया क्षेत्र है ये फ्रांस से सटा हुआ है, तो यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ध्यान रखना, यानी दो क्षेत्र हैं, फ्लेमिश क्षेत्र, वेलोनिया क्षेत्र। इससे सटा हुआ डच भाषा और इससे सटा हुआ वेलोनिया, फ्रांस से सटा हुआ फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि इसकी जाति बनावट में क्या 59% इलाके पे फ्लेमिश लोग रहते हैं और फ्लेमिश वाले क्षेत्र में लोग डच भाषा बोलते हैं। और 20 और 40% हिस्सा जो है ये वोलोनिया क्षेत्र का है, जहां पर ये फ्रेंच भाषा के लोग बोलते हैं। 1% हिस्सा जो जर्मनी से सटा हुआ है, वहां पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं, जर्मनी भाषा बोलते हैं। अब देखिए इनकी जो भाषा की बनावट है बड़ा अजीब है। कुछ लोग डच भाषा बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। जो ऊपर वाला क्षेत्र है वेलोनिया, वेलोनिया क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है वेलोनिया, जहां पर लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और जो फ्लेमिश क्षेत्र है ऊपर की ओर, ये लोग डच भाषा बोलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आएगी। अब ध्यान से देखिए कि जो इसकी राजधानी है, राजधानी जो है इसके बीच में पड़ती है यहाँ पर, फ्रेंच वाले क्षेत्र में यहाँ पर। तो जो राजधानी है, राजधानी की बनावट अलग है थोड़ा सा। राजधानी में क्या है? राजधानी इसकी है ब्रुसेल्स, राजधानी इसकी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, आप लोग याद रखेंगे। यहां की थोड़ा सा जो भाषा बोलने वाला का संरचना है वो थोड़ा अलग है। 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। देखो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? डच भाषा की। किसमें? यहां पर डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम है। लेकिन राजधानी में इसका उल्टा है, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। राजधानी में उल्टा है। अब देखो जो मतलब कि अल्पसंख्यक हो गया, कौन हो गए? अल्पसंख्यक कौन है? फ्रेंच भाषा। ये जो फ्रेंच भाषी है ये क्या है? अल्पसंख्यक, यानी कम लोग हैं, कम भाषा बोलने वाले, इनकी आबादी भी कम है और ये लोग भाषा बोलने वाले भी कम है। कौन है? फ्रेंच। चूंकि राजधानी में फ्रेंच लोगों का प्रभुत्व ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है राजधानी में तो नेता, अभिनेता सब लोग रहते हैं। तो यहां पे जो कानून बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे, वो ज्यादा संभावना है कि वो फेवर में किसके रहे? फ्रेंच के। और ऐसा हुआ भी। जब कानून बना तो इन लोगों का, फ्रेंच भाषा में रहने वाले लोगों का विकास ज्यादा हुआ और जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, डच भाषा बोलने वालों का विकास कम हुआ। मतलब कि आर्थिक अल्पसंख्यक भाषी फ्रेंच भाषी समृद्ध हो गए, ताकतवर हो गए, लेकिन वो जो फ्लेमिश इलाके में डच लोग रहते थे वो क्या उतने सक्षम, उतने समृद्ध और उतने ताकतवर नहीं हो पाए। अब देखो आर्थिक विकास, शिक्षा वगैरह न मिलने के डच भाषियों के अंदर नाराजगी आ गई कि हमको तो न तो आर्थिक हमारा डेवलपमेंट हो रहा, न तो हमारा विकास हो रहा, न तो शिक्षा मिल रहा। इसीलिए इन लोगों के अंदर असंतोष की भावना एक जगी। किसके अंदर? डच वालों के लिए, यानी जो डच भाषी हैं फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। अच्छा, इसलिए इन लोगों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। पहली कहानी ये हुई। अभी हम इसका परिणाम देखेंगे। अभी हम परिणाम नहीं पढ़ेंगे, परिणाम इसका बाद में पढ़ेंगे। पहले हम श्रीलंका की पोजीशन समझते हैं। पहले देखिए हमने इसका जाति बनावट समझा दिया कि क्या था। अब हम चलते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका को ध्यान से देखिए। श्रीलंका भारत के, आपको पता है कि साउथ में है, एकदम पड़ोसी देश अपना, और यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है। जिसकी आबादी लगभग कितनी है? 2 करोड़ है। मतलब कि हरियाणा से बराबर है। जो श्रीलंका है हरियाणा के बराबर है और इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। देखो बेल्जियम क्या था? हरियाणा से छोटा था और इसकी आबादी 1 करोड़ थी।
लेकिन ये जो श्रीलंका है इसकी आबादी 2 करोड़ है और ये हरियाणा के बराबर है। अच्छा ध्यान है, इसकी जाति बनावट देख लीजिए। ऊपर वाला ये जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोग सिंहली लोग रहते हैं और यहाँ पे सिंहली भाषा बोलने वाले हैं और इधर तमिल भाषा। देखो इनके राज्य में, जो देश में कहा जाए तो मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध चारों रहते हैं। सबसे बड़ी संख्या में कौन है? बौद्ध है। अब बाकी अल्पसंख्यक जो मुस्लिम, हिंदू और ईसाई जो है अल्पसंख्यक, मतलब इनकी आबादी क्या है? कम है। लाइट तो चली गई, 1 मिनट। चलिए दिख तो रहा है। चलिए समझिए, लाइट चली गई है, थोड़ी सी आप कोऑपरेट करिएगा। और देखिए अब ये जाति बनावट देखिए। जाति बनावट का मतलब, यहाँ जाति का मतलब यहाँ धर्म से है। तो यहाँ पर चारों समुदाय के लोग रहते हैं और बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्यक समाज है, ज्यादा लोग हैं। नहीं समझते हैं जाति का, धर्म का नहीं है, यहाँ समझते हैं भाषा का। अब देखो जो 74% लोग हैं वो सिंहली भाषा बोलते हैं। वो कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली। इधर वाले क्षेत्र में है सिंहली भाषा, इसी वाले क्षेत्र में सिंहली और तमिल दोनों बोलने वाले लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है इधर तमिल और श्रीलंकाई तमिल, मतलब तमिल भाषा बोलने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक जो भारत से गए थे, यानी अंग्रेजी शासन काल में चाय की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा गिरमिटिया मजदूर बना करके श्रीलंका भेज दिया गया था। वो जा करके वहीं रह गए और वो श्रीलंकाई तमिल बने, श्रीलंका में रह गए और श्रीलंकाई तमिल बने। यानी ऐसे तमिल जो पहले भारत के थे, जा करके अंग्रेजों द्वारा या अपने स्वेच्छा से जो चले गए श्रीलंका और वहीं पर खेती बाड़ी करने लगे, जिनको हम लोग गिरमिटिया मजदूर करते हैं, वो जा करके श्रीलंका के इस वाले क्षेत्र में बस गए। तो उनको हम लोग श्रीलंकाई तमिल न कर करके इंडियन तमिल बोलते हैं, मतलब इंडियन मूल के हैं। तो ये लोग तमिल, इनको जिसको हम शुद्ध रूप से तमिल बोलते हैं, और ये हो गया श्रीलंकाई, तो इस क्षेत्र में रहते हैं। अब देखो क्या हुआ, जो श्रीलंका है ये 1948 में आजाद हुआ, हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ। अब देखो यहां क्या हुआ, तो जो तमिल भाषी लोग हैं, जब कानून बनाया गया, कहां पर? श्रीलंका में। जब श्रीलंका में कानून बनाया गया तो तमिल भाषी लोगों को दरकिनार कर दिया गया। और जो सिंहली भाषा के लोग हैं, इन्होंने राजभाषा किसको घोषित कर दी? सिंहली भाषा को। बड़ी संख्या में जो इस क्षेत्र में लोग रहते थे, तमिल वाले क्षेत्र को दरकिनार कर दिए और राज्य में लागू कर दिया कि क्या होगा? सिंहली भाषा राजभाषा। मतलब कि राजभाषा का मतलब ये होता है कि कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी पत्राचार का होगा, सब कुछ किसमें लिखा जाएगा? सिंहली भाषा। जैसे एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, मतलब कि आप कोई भी लैंग्वेज जान लो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी कार्रवाई और सभी एग्जाम सिर्फ और सिर्फ किस भाषा में होंगे? हिंदी भाषा में होंगे। तो इसीलिए यहां पर विरोध होने लगा और परिणाम क्या हुआ? विरोध होने लगा तो यहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। कहां पर? श्रीलंका में। श्रीलंका में बहुत सारा गृह युद्ध हुआ, हजारों लाखों लोग मारे गए। मतलब कि जब सत्ता का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ तो यहां पर गृह युद्ध हो गया, हजारों लोग मारे गए, यहाँ की आर्थिक वृद्धि रुक गई, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था रुक गया और परिणाम हुआ कि इतने लंबे समय से हजारों लोग मारे गए और 2009 में जाकर के गृह युद्ध का अंत हुआ। अब दूसरा, हमने बेल्जियम की कहानी तो बता रखी थी लेकिन परिणाम नहीं बता रखे। अब देखो, बेल्जियम के लोगों ने एक मिसाल पेश की पूरी दुनिया को। इन लोगों ने क्या किया कि एक संविधान बनाया। यहां पर भी तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन इन्होंने शुरू में ही समझ लिया कि देखो भाई, सत्ता का बंटवारा जरूरी है। तो इन लोगों ने क्या संविधान बनाया और कहा कि संविधान में
फ्रेंच भाषी और डच भाषी के मंत्री समान होंगे, यानी कि जितने फ्रेंच भाषी लोग हैं उतने ही डच भाषी रहेंगे और दोनों लोगों की संख्या समान होगी। यानी कि पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी वहां का नाम हो, वहां पर डच भाषी और साथ में फ्रेंच भाषी दोनों लोगों की संख्या समान होगी। दूसरा, कहा गया कि अगर कोई विशेष कानून बनाना है, कोई ऐसी कानून जो सबके हित प्रभावित होते हो, उसके लिए कहा गया कि विशेष कानून में दोनों लोगों की सहमति जरूरी होगी। दोनों लोगों की सहमति जरूरी है। अच्छा, केंद्र राज्य शक्ति के अलावा इन्होंने क्षेत्रीय शक्ति का भी बनाया, यानी क्षेत्रों को, जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनको अलग दे दिया। केंद्र राज्य की शक्ति अलग कर दी बड़े बड़े मामलों पर लेने, और राज्यों की शक्ति अलग अलग दे दी। राज्य को अलग शक्ति और क्षेत्र लेवल पे सरकार बना दी। अच्छा, एक काम और किया इन लोगों ने एक सरकार बना दी, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक का मतलब क्या? अगर एक ही भाषा के लोग बोलने वाले हैं, जैसे मान लो जर्मन भाषा वाले लोग हैं, तो ये लोग अपना अलग कानून बनाएंगे। फ्रेंच भाषा बोलने वाले ये लोग अपना अलग कानून बनाएंगे, और फ्लेमिश भाषा बोलने अपना अलग कानून बनाएंगे। लेकिन ये लोग केवल संस्कृति और शिक्षा, भाषा यानी अपनी संस्कृति, यानी कि अपने संस्कृति का मतलब ये होता है कि अपने कल्चर, अपने शिक्षा और अपने भाषा के मसलों पर अपना फैसला खुद ले सकते हैं कि हमको कौन सी भाषा पसंद है, कौन से धार्मिक चीजें पसंद है, और ये जो चीजें हैं उनके निजी मामलों में बनाने के लिए दे दिया गया इन लोगों को सामुदायिक सरकार में। इसीलिए जो बेल्जियम है ये गृह युद्ध से बच गया। तो देख लीजिए, यहां पर ये बहुत सारा एग्जाम्पल था, हमने बता दिया, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर एक थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हमने बताया, दो देशों की कहानी बताई, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका। बेल्जियम बताया कि हरियाणा से छोटा है और इसकी आबादी हरियाणा से कम है, यानी 1 करोड़ के तकरीबन है, और इसकी जाति बनावट क्या है? 2 तरह के। इसका जो बॉर्डर है वो जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और फ्रांस से सीमा टच करता है। इसमें 2 क्षेत्र, फ्लेमिश और वेलोनिया क्षेत्र। फ्लेमिश क्षेत्र में 59% लोग रहते हैं जो डच भाषा बोलते हैं। वेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग रहते हैं रोज फ्रेंच बोलते हैं। 1-2% जर्मन भाषा बोलते हैं जो जर्मनिश लगे हैं। इसकी राजधानी में इसका उलट है, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इसलिए इससे नुकसान ये हुआ कि जो फ्रेंच भाषी जो नियम कानून बनाते थे वो फ्रेंच भाषी के हित में रहता था, इसलिए फ्रेंच भाषी ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हो गए और डच भाषी ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए डच भाषियों में क्या थी? संतोष और नाराजगी की भावना थी। इस यहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने जाने, लेकिन इन लोगों ने गृह युद्ध ना हो इसके लिए एक उपाय सूझा और कहा कि हम एक ऐसा कानून बनाते हैं जो सबको सर्वसम्मत हो। इन्होंने ऐसा संविधान बनाया, संविधान में प्रावधान कर दिया कि जो हमारा संविधान उसमें डच और फ्रेंच मंत्री दोनों लोग क्या होंगे? समान होंगे। अच्छा, कानून बनाया, विशेष कानून, और संविधान में यह भी प्रावधान हुआ कोई विशेष कानून होगा जिससे सबका हित जुड़ा हुआ है, उससे दोनों लोगों की सहमति आवश्यक है, तथा केंद्र राज्य के अलावा क्षेत्रीय शक्ति, छोटे छोटे कामों के लिए क्षेत्र में शक्ति दे दी गई। अच्छा, एक सामुदायिक सरकार भी बना दिया गया कि जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लोग बोलते हैं वो अपने संस्कृति और शिक्षा और भाषा के मसलों पर अपना फैसला खुद ले सकते हैं। इसलिए ये बेल्जियम क्या हुआ? गृह युद्ध से बच गया। दूसरा श्रीलंका है जो हरियाणा की आबादी के बराबर है और इसकी क्षेत्रफल भी हरियाणा के बराबर है। यहाँ पर ज्यादातर आबादी सिंहली भाषा बोलती है और कुछ तमिल भाषा बोलते हैं, कुछ दोनों भाषा बोलते हैं। यहाँ पर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बौद्धों की संख्या ज्यादा है। देखो यहाँ पर सभी के सभी, यहाँ पर कोई सभी के सभी एक ही धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन, भाषा अलग थी, लेकिन यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर है सिंहली। तो सिंहलियों ने जब कानून बनाया 1956 के आसपास, तो इन लोगों को दरकिनार कर दिया, केवल सिंहली लोगों को ही अपने हित में रखा, इनके फेवर में। इसलिए इन लोग समृद्ध हो गए और ये समृद्ध नहीं हुए। इसीलिए श्रीलंका गृह युद्ध से होता रहा, गृह युद्ध होता रहा और श्रीलंका अपने पतन की ओर देखता रहा। जितनी तरक्की बेल्जियम की उतनी तरक्की ये नहीं कर पाए। इसका मतलब
गृह युद्ध से जूझते जूझते हजारों लाखों लोग मारे गए। अंततः बाद में इसको समझ में आया, किसको, श्रीलंका को। तो श्रीलंका ने अपने संविधान में थोड़े सा चेंजेस किए और 2009 में जाकर के तब ये युद्ध समाप्त हुआ। इससे हमको ये पता चलता है कि यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो हमारी एकता संकट में आ जाती है, हमारी अखंडता संकट में आ जाती है। एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। यही नहीं, यदि हमारे परिवार में सब कुछ एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाए तो उस परिवार में भी समस्या होने लगती है। यदि अगर बाकी लोगों से न पूछा जाए कि हमारे घर में क्या होगा और एक ही व्यक्ति फैसला लेने लगे तो ही फैमिली नहीं चल पाती। इसलिए ऐसा देश में भी होना चाहिए और ऐसा फैमिली में भी होना चाहिए कि सबसे पूछा जाए कि क्या इस पे आपकी राय है। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। सत्ता की साझेदारी के फायदे क्या हैं ये भी हम देखेंगे। एक और कहानी है, लेबनान एक शहर है बेरूत। लेबनान एक शहर है, वहां पर हम लोग देखेंगे क्या है। एक व्यक्ति है खलील, जिसकी उलझन है उसको समझेंगे इस अगले लेक्चर में। फिलहाल इसे आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए और एक अच्छे से रिवाइज कीजिए। हमें उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। आपका सभी ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पड़ता है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ, जर्मनी ये बेल्जियम की सीमा किससे किससे लगती है, फ्रेंच भाषा कितने लोग परसेंट बोलने वाला है, डच भाषा कितने लोग बोलते हैं, सिंहली जनजाति कहाँ की है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।